हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले एसिड बेस बैलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट में भी एंड आईएनएसईटी में भी। इस पे हर एक साल कम से कम एक क्वेश्चन तो आता है, इसलिए ये टॉपिक के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में आपको मालूम है तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो देखो, एसिड बेस बैलेंस, तो जब भी क्वेश्चन में एबीसी फाइंडिंग दी होती है, दैट इज एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस, तो उसमें आपको पीएच दिया होता है, PCO2 दिया होता है, SCO3 दिया होता है। तो हमको डायग्नोसिस वो पूछते हैं, तो हमको एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है तो हम इस वीडियो में देखेंगे। एबीजी में कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं? पीएच रहता है, SCO3 रहता है, PCO2 रहता है, एनएन गैप एंड O2 सैचुरेशन एंड PO2। तो देखो, इसकी हमको नॉर्मल रेंज देखना है एंड ऑप्टिमम रेंज देखना है। ऑप्टिमम रेंज का यूज क्या है? जब हम कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी है, कंपनसेटेड मेटाबॉलिक है, इसके लिए हमको ऑप्टिमम रेंज लगती है। तो देखो, पीएच की नॉर्मल रेंज क्या है? 7.35 टू 7.45 एंड ऑप्टिमम लेवल क्या है? 7.4। SCO3 की नॉर्मल रेंज क्या है? 22 टू 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एंड ऑप्टिमम लेवल क्या है? 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। PCO2 की नॉर्मल रेंज क्या है? 35 टू 45 mm of Hg एंड ऑप्टिमम लेवल क्या है? 40 mm of Hg। एनएन गैप क्या है? 6 टू 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एंड ऑप्टिमम लेवल क्या है? लेस देन 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। O2 सैचुरेशन क्या है? मोर देन 95% एंड PO2 क्या है? 75 टू 100 mm of Hg। तो हमको ये सारे वैल्यू याद रखना है, क्योंकि ये आपको मालूम होगा तो ही ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आ सकता है। अब ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, एबीजी फाइंडिंग में पीएच दिया होता है, PCO2 दिया होता है, SCO3 दिया होता है, तो हमको ये कैसे सॉल्व करना है, इसके स्टेप होते हैं। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? तो फर्स्ट स्टेप हम क्या देखेंगे? पीएच देखेंगे। तो पीएच देखेंगे, पीएच की नॉर्मल रेंज क्या है? 7.35 टू 7.45 एंड ऑप्टिमम लेवल 7.4 है। तो हमको क्या करना है? पीएच देखना है फर्स्ट स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप में पीएच देखेंगे, पीएच जब 7.35 के नीचे होगा तो क्या होगा? एसिडोसिस होगा। पीएच मोर देन 7.45 के ऊपर होगा, क्या होगा? अल्कोलोसिस होगा। तो हम पहले पीएच देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम PCO2 देखेंगे एंड SCO3 देखेंगे। हमने पीएच देखा है, पहले आप देखेंगे SCO3। तो चेंजेस इन SCO3, हमको मालूम है SCO3 मीन्स क्या है? मेटाबॉलिक है। क्यों मेटाबॉलिक है? क्योंकि जो रिनल ट्यूबल है उसमें SCO3 एब्जॉर्ब होता है या एक्सक्रीट होता है, तो ये मेटाबॉलिक है। अब जब CO2 की हम बात करेंगे तो CO2 क्या है? रेस्पिरेटरी। क्यों? क्योंकि हम जब श्वास लेते हैं तो O2 अंदर लेते हैं एंड बाहर क्या फेंकते हैं? CO2 फेंकते हैं ना बाहर। तो ये लंग्स के रिलेटेड है, इसलिए CO2 रेस्पिरेटरी एंड SCO3 क्या है? मेटाबॉलिक है। तो देखो, हम सेकंड स्टेप में चेंजेस इन SCO3 देखेंगे एंड चेंजेस इन CO2 देखेंगे। तो चेंजेस इन SCO3 क्या है? मेटाबॉलिक है। चेंजेस इन CO2 क्या है? रेस्पिरेटरी। अब कॉम्बिनेशन रहते हैं, तो कॉम्बिनेशन कैसे रहेगा क्वेश्चन में? एक तो पीएच लेस देन 7.35 होगा एंड SCO3 लेस देन 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा। तो ये हमको, इसलिए मैंने बोला था कि आपको हर एक रेंज मालूम होना चाहिए, क्योंकि पीएच की रेंज क्या है? 7.35 टू 7.45 है। SCO3 की रेंज क्या है? 22 टू 28 मिली इक्विवेलेंट लीटर है। जो पीएच लेस देन 7.35 के नीचे होगा तो क्या होगा? एसिडोसिस होगा एंड SCO3 लेस देन 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा तो क्या होगा? एसिडोसिस होगा। क्योंकि SCO3 क्या है? बेस है, दैट इज बाइकार्बोनेट है। तो जब SCO3 लेस देन 22 मिली इक्विवेलेंट होगा तो एसिडोसिस होगा। दोनों भी एसिडोसिस की तरफ जा रहे हैं, तो कौन सा एसिडोसिस होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। मैंने अभी बोला था SCO3 मींस क्या है? मेटाबॉलिक है, क्योंकि वो रिनल से रिलेटेड है। एंड अब सेकंड क्या होगा? अभी एक कॉम्बिनेशन देखा है, अब सेकंड कॉम्बिनेशन कैसा? ऐसा भी हो सकता है, पीएच मोर देन 7.35 होगा एंड SCO3 भी मोर देन 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा। तो ये दोनों भी अल्कोलोसिस की तरफ जा रहे हैं। तो ये कौन सा अल्कोलोसिस हो रहा है? मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस हो रहा है। अब ऐसा भी कॉम्बिनेशन रह सकता है ना, पीएच पीएच लेस देन 7.35 एंड SCO3 बढ़ेगा, या पीएच मोर देन 7.35 एंड SCO3 कम हो रहा है। तो हमने देखा है पीएच लेस देन 7.35 मींस एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, SCO3 बढ़ रहा है मींस अल्कोलोसिस की तरफ जा रहा है। मतलब इधर दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक एसिडोसिस की तरफ जा रहे हैं, अल्कोलोसिस की तरफ जा रहे हैं।
तो जब भी कभी अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वो कंपनसेटरी रहता है। अब ये इधर ये CO3 की बात हो रही है तो कंपनसेटरी मेटाबॉलिक होगा, जब CO2 की बात होगी तो कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी होगा। सिंपल है। जब तो इसको कैसे याद रखेंगे, जब दोनों भी एक डायरेक्शन में जाएगा, कौन से दोनों, एक तो पीएच एंड SCO3 एक डायरेक्शन में जाएगा। एग्जाम्पल, पीएच भी एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, SCO3 भी एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, तो कौन सा एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। अब पीएच अल्कोलिसिस की तरफ जा रहा है या SCO3 भी अल्कोलिसिस की तरफ जा रहा है, तो कौन सा अल्कोलिसिस होगा, मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस होगा। अब कंपनसेटरी कैसे होगा, ये पीएच एसिडोसिस की तरफ जा रहा है एंड SCO3 अल्कोलिसिस की तरफ जा रहा है, तो ये कंपनसेटरी मेटाबॉलिक होगा। मेटाबॉलिक क्यों, क्योंकि SCO3 की वजह से। तो हम देखेंगे अब चेंजेस इन CO2 चेंजेस दैट इज रेस्पिरेटरी। तो देखो पीएच, अब एक कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन हम देखने वाले हैं। तो पीएच लेस देन 7.35 एंड PCO2 मोर देन 45 mmHg, तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कैसा, पीएच लेस देन 7.35 मींस एसिडोसिस एंड PCO2 मोर देन 45 mmHg, तो एसिडोसिस। PCO2 की नॉर्मल रेंज क्या है, 35 to 45 mmHg। जब PCO2 45 के ऊपर जाएगा तो एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो CO2 का नेचर क्या रहता है, एसिड रहता है, तो जब CO2 बढ़ेगा तो एसिडोसिस की तरफ जाएगा। तो pH लेस देन 7.35 तो एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, PCO2 मोर देन 45 mmHg, तो ये भी एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। तो कौन सा एसिडोसिस होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्योंकि दोनों भी एक तरफ जा रहे हैं। एंड pH मोर देन 7.35 अल्कोलिसिस की तरफ जा रहा है पीएच, एंड PCO2 लेस देन 35 mmHg, ये भी अल्कोलिसिस की तरफ जा रहा है। तो ये कौन सा अल्कोलिसिस हो रहा है, तो ये रेस्पिरेटरी अल्कोलिसिस हो रहा है, क्योंकि दोनों भी एक तरफ जा रहे हैं। जब पीएच एंड CO2 एक तरफ जाएंगे दैट इज एसिडोसिस की तरफ जाएंगे तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। अल्कोलिसिस की तरफ जाएंगे तो रेस्पिरेटरी अल्कोलिसिस होगा। अब पीएच एंड CO2 अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, कौन सा, एक तो एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, एक अल्कोलिसिस की तरफ जा रहा है, तो ये कंपनसेटरी हो सकता है, क्योंकि जब भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो कंपनसेटरी रहता है। तो देखो पीएच लेस देन 7.35 तो ये एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, एंड PCO2 कम हो रहा है दैट इज अल्कोलिसिस की तरफ जा रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, एक एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, एक अल्कोलिसिस की तरफ जा रहा है, तो कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है, कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी हो रहा है। अब pH मोर देन 7.35 दैट इज अल्कोलिसिस की तरफ जा रहा है, एंड PCO2 बढ़ रहा है दैट इज एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, तो ये कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी होगा। अभी इधर ही PCO2 की वैल्यू नहीं ली, तो ऑप्टिमम लेवल है उससे कंपेयर करना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम में आप देखेंगे। तो पहले हम क्या देखेंगे, पीएच की तरफ कौन जाने वाला है, पीएच की तरफ जब SCO3 जाएगा तो ये मेटाबॉलिक होगा, पीएच की तरफ CO2 जाएगा तो ये रेस्पिरेटरी होगा। तो हम ये एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो हम अब देखेंगे कैसे सोल्व करना है प्रॉब्लम को। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया होता है, एबीजी फाइंडिंग में पीएच दिया होता है, PCO2 दिया होता है, SCO3 दिया होता है। तो इस क्वेश्चन में पीएच की वैल्यू क्या है 7.2, PCO2 की क्या वैल्यू है 50 mmHg एंड SCO3 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एंड हमको अब डायग्नोसिस लाना है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी अल्कोलिसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस है, विथ कौन सा कंपनसेशन है, मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी। तो अब देखो फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या देखी थी, पीएच देखना है। तो इधर पीएच क्या है 7.2 दैट इज लेस देन 7.35 दैट इज एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। तो हमने सेकंड स्टेप क्या देखी थी, अब SCO3 देखना है सेकंड स्टेप पे एंड CO2 देखना है। तो देखो PCO2 क्या है 50 mmHg, दैट हमने देखा है नॉर्मल रेंज का है 35 to 45 दैट इज 45 mmHg के ऊपर है, तो ये एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। अब ये SCO3 की रेंज क्या है 22 to 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो SCO3 इधर कितना दिए वैल्यू 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, ये नॉर्मल में आया वैल्यू। तो हम ये देखा है पीएच भी एसिडोसिस की तरफ जा रहा है एंड PCO2 भी एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, तो ये कौन सा एसिडोसिस होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। रेस्पिरेटरी क्यों, क्योंकि PCO2 बढ़ गया है इधर, तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। तो pH लेस देन pH 7.2 दैट इज एसिडोसिस एंड PCO2 50 mmHg, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो हम SCO3 कितना है 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर,
तो मैंने आपको इसलिए बोला था ऑप्टिमम लेवल याद रखो, क्योंकि हमको जब कंपनसेटरी मेटाबॉलिक या कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी होगा तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमको ऑप्टिमम लेवल भी मालूम होना चाहिए। तो ऑप्टिमम लेवल क्या है CO3 की 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। तो इस क्वेश्चन में CO3 की वैल्यू क्या दी है 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर दी है। तो 24 मिली इक्विवेलेंट के ऊपर है ना 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो ये कहाँ जा रहे हैं, तो ये अल्कोलिसिस की तरफ जा रहे हैं। तो जब देखने वाले रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है तो कंपनसेशन कौन सा होगा, कंपनसेशन कौन होने वाला है, तो ये मेटाबॉलिक कंपनसेशन होने वाला है। तो देखो SCO3 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो कंपनसेटरी मेटाबॉलिक होने वाला है, क्योंकि SCO3 का ऑप्टिमम लेवल क्या है 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। 24 के ऊपर है ना 28, तो SCO3 की जो लेवल है वो बढ़ गई है, तो ये कंपनसेटरी मेटाबॉलिक होने वाला है। मेटाबॉलिक क्यों, SCO3 क्या है मेटाबॉलिक है। तो देखो आंसर क्या है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद कंपनसेटरी मेटाबॉलिक। तो और भी एक हम प्रॉब्लम देखने वाले, इसमें आपको जरूर समझ में आएगा। तो देखो इस एबीजी फाइंडिंग में पीएच क्या दिया है 7.29 है, PCO2 क्या है 24 mm ऑफ Hg, SCO3 क्या है 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब डायग्नोसिस निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप प्रॉब्लम में क्या देखना है, पीएच देखना है। पीएच लेस देन 7.35 होगा तो एसिडोसिस होगा, पीएच मोर देन 7.45 होगा तो अल्कोलिसिस। इधर पीएच क्या है 7.29 है, तो ये एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। एंड PCO2 क्या है 24 mm ऑफ Hg, PCO2 की नॉर्मल रेंज क्या है 35 to 45 mm ऑफ Hg, तो ये 35 के नीचे है ना 24, तो ये अल्कोलिसिस की तरफ जा रहा है, क्योंकि PCO2 का नेचर क्या है एसिड है, तो ये PCO2 कम हो रहा है तो ये अल्कोलिसिस की तरफ जा रहा है। एंड SCO3 क्या है 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, नॉर्मल रेंज क्या है 22 to 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो ये इसकी भी वैल्यू कम हो रही है। तो SCO3 के नेचर क्या है अल्कली है, क्योंकि ये बाइकार्बोनेट है ना, तो ये अल्कली है। जब SCO3 कम होने वाला है तो ये एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। तो देखो पीएच एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, PCO2 अल्कोलिसिस की तरफ जा रहा है, एंड SCO3 कहाँ जा रहा है एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। तो ये कौन सा एसिडोसिस होने वाला है, तो ये होने वाला है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि पीएच एंड SCO3 एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। पीएच एंड SCO3 एक डायरेक्शन में जाने वाले हैं, तो जो भी एक डायरेक्शन में जाएगा तो वो मेटाबॉलिक हो सकता है रेस्पिरेटरी। तो इधर पीएच एंड SCO3 एक डायरेक्शन में जा रहे तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने वाला है। एंड PCO2 क्या है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज अल्कोलिसिस की तरफ जा रहा है, तो ये कंपनसेट कर रहा है ना। तो ये कौन सा कंपनसेट होने वाला है, रेस्पिरेटरी कंपनसेट होने वाला है। कैसे, अब देखो PCO2 की नॉर्मल रेंज क्या है 35 to 45, बट ये ऑप्टिमम लेवल क्या है 40 mm ऑफ Hg, तो 40 के ये जब भी कंपनसेटरी देखना है तो ऑप्टिमम लेवल देखना है। तो PCO2 40 के क्या हो रहा है नीचे हो रहा है, तो PCO2 कम हो रहा है, दैट इज अल्कोलिसिस की तरफ जा रहा है। तो देखो फर्स्ट स्टेप हमने देखा था पीएच 7.25, दैट इज एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। सेकंड स्टेप में हम SCO3 देंगे CO2 देंगे, तो सेकंड स्टेप हम देखने वाले, तो SCO3 क्या है 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, दैट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। एंड CO2 क्या है 24 mm ऑफ Hg, और ऑप्टिमम लेवल क्या है 40 mm ऑफ Hg, तो 24-40 के नीचे है तो अल्कोलिसिस की तरफ जा रहा है, तो कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी होगा, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी। तो ऐसे और भी कुछ हम प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।